चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट क्या है? थर्ड ऑफ फरवरी 2020। मैं आपके साथ पहले कुछ छोटी छोटी सी डिस्कशन करता हूं, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहला डिस्कशन है डिविडेंड का। आप सबको पता है डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग। किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? शेयर होल्डर्स के बीच में। तो डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग शेयर होल्डर्स, उसको बोला जाता है डिविडेंड। अब शेयर होल्डर्स भी दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं आपके पास इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों, डिविडेंड के ऊपर हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 4, जो अभी अभी लास्ट 2 इयर्स पहले रिवाइज हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज हुआ है और उसने डिविडेंड का ट्रीटमेंट एकदम चेंज कर दिया। इसका मतलब अगर आपके पास ओल्ड एडिशन की बुक है तो आपको डिविडेंड का टॉपिक उसमें गलत दिया होगा। इसके ऊपर जो भी चेंजेस आए हैं, इसकी डिटेल के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी लास्ट ईयर। तो वो रिकॉर्डेड सेशन मैंने आप सब बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया था। अगर आप वो रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखा तो अब देख लेना, इससे हमारा पूरा 1 आवर सेव हो जाएगा। अगर आप इस सेशन देख लेंगे तो मेरा पूरी एक क्लास सेव हो जाएगी और मैं चलूंगा आपके साथ फिर आगे। तो जिन बच्चों को व्हाट्सएप पे मैंने सब बच्चों को वीडियो भेजी थी, आप इसको जरूर देख लेना। इसमें डिविडेंड का पूरा आपको विद लॉजिक, जर्नल एंट्रीज, AS4 में क्या चेंजेस आए थे, सब बताया हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा देख लोगे सारे के सारे? जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में, तो हमारा 1 आवर सेव हो जाएगा। जी फटाफट बताइए। सारी डिटेल दे रखी है उसमें डिविडेंड के बारे में, और सब बच्चों ने जो ऑफलाइन आ रहे थे उन्होंने भी इसको रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखा है। मैं आपको सीधा बताऊंगा कैश फ्लो में क्या करना है। मैं सीधा बात करूंगा कैश फ्लो में। दो तरह के डिविडेंड होंगे कैश फ्लो में। एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। इन सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि सर प्रपोज क्या होता है, इंटरिम क्या होता है। सीधी सी बात, प्रपोज डिविडेंड 2 साल का दिया होगा आपको, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। मैं सीधा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कैश फ्लो। लॉजिक के लिए आपको ये रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ेगा। ऐसे ही इंटरिम डिविडेंड भी 2 होगा, एक प्रीवियस ईयर का होगा और एक करंट ईयर का होगा। प्रपोज और इंटरिम, अब आपको क्या करना है, करंट ईयर पे क्रॉस लगाना है। प्रपोज्ड के अंदर करंट ईयर पे क्रॉस लगाना है, यानी करंट ईयर को इग्नोर करना है। बट जब बात करते हैं इंटरिम की, इंटरिम का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर। इस साल अगर हम डिविडेंड देते हैं, इट मींस पिछले साल पे क्रॉस लगाना है। इंटरिम में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ करंट ईयर। और प्रपोज में क्या पढ़ना है आपको? प्रीवियस ईयर। तो ये CFS का ट्रीटमेंट है। अब करना क्या है, क्योंकि आपको पता है सर ये एडजस्टमेंट होती है और एडजस्टमेंट के हमेशा डबल इफेक्ट पड़ते हैं। एक जगह प्लस होती है, दूसरी जगह माइनस। ऐसे ही सर जैसे ये करंट ईयर है तो इसके डबल इफेक्ट पड़ेंगे, एक जगह प्लस होगा, दूसरी जगह क्या होगा? माइनस। और अब हम आसानी से बता देते हैं आपको
प्लस कहाँ होगा? प्लस होगा ऑपरेटिंग में, प्लस होगा ऑपरेटिंग में। और माइनस कहाँ होगा? माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सर क्यों, ऐसा क्यों? क्या ये हमें रटना है? कुछ नहीं रटना। आप अगर ये सेशन देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर सीएफएस में ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, और हमारा 1 आवर सेव हो जाएगा डिविडेंड के ऊपर। तो एक आएगा आपका ऑपरेटिंग में और फाइनेंसिंग में। ऐसे ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग ये दोनों का ट्रीटमेंट है, अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। आप याद करो, मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डायरेक्ट मेथड डिस्कस करा था। बेटा याद करो, डायरेक्ट मेथड हमने आपके साथ डिस्कस किया था। फिर मैंने कहा था इसको रिवर्स करना है। याद आया कुछ आपको? मैं एक बार लास्ट क्लास देखता हूं। ये रहा डायरेक्ट मेथड। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें उल्टा जाना होता है, हमें उल्टा जाना होता है इनडायरेक्ट मेथड के लिए। जो जो चीजें माइनस होती हैं वो प्लस होती हैं। पहले बताओ, ये पेपर देख के कुछ याद आया? बेटा मुझे बताओ जल्दी से, कुछ याद आया? लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, सरप्लस, ट्रांसफर टू रिजर्व। हमने कैसे कैसे आपके साथ डिस्कशन किया था, और मैंने आपको बताया था इस पूरी कहानी में आपको सिर्फ क्या ढूंढना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जी, वेरी गुड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक रुकना है। ये हमारी पूरी की पूरी कहानी थी। बेटे इतने सारे बच्चे हैं, संजना, याशिका, अनु, आदित्य, आस्था, बेटा रिप्लाई करो सारे बच्चे। ये हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, बस इसको उल्टा करना था इनडायरेक्ट में। अब क्या करना है? सरप्लस के अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस करेंगे, फिर डिविडेंड भी प्लस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्लस करेंगे, टैक्स का प्रोविजन भी प्लस करेंगे। 1 2 3 4, चार चीजें प्लस करोगे तो फाइनली कहां पहुंच जाओगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1 बाय 1 चलते हैं। यहां से चार चीजें प्लस करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पेपर में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आएगा। पहले यहां से यहां जाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है। तो 2 स्टेप में आपको पहुंचना है, और मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं। ये है दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड का पूरा फॉर्मेट। मैं यहां लिख देता हूं, इनडायरेक्ट मेथड। ये पेपर में आपको करके आना है 12th क्लास में। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलेंगे आगे। इनडायरेक्ट मेथड, जी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा क्या लॉजिक है इसका। चलिए जल्दी से बताइए। संजना का रिप्लाई आ गया, डन। ये चीजें आपने कर ली। अब बस आपको एक तरीका तो ये है कि इसको याद कर लो, एक तरीका ये है कि मैं आपको लॉजिक बताता हूं दोबारा से। ये देखो, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहां से करी? सरप्लस से। सरप्लस से स्टार्ट करा, और उसके बाद हम कहां पे आ गए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हम यहां पहुंच गए। क्या लिखा है? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहला स्टेप, सरप्लस से हम कहां पहुंचे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से फिर हम कहां पहुंच गए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। तो 2 स्टेप्स में हम फाइनली कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, जो हमारा रोल था। और ये देखिए, मैंने भी कहा था सरप्लस से उल्टा चलना है। पहले पहुंचेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर और ऊपर जाएंगे, कहां पहुंचेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर।
तो ये जो जो कहानियां थी ये वही कहानी यहाँ लिखी हुई है और आपने बस लिंक करना है। ये देखो, सबसे पहले प्लस करा है ट्रांसफर टू रिजर्व, चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। ट्रांसफर टू रिजर्व को क्या करते हैं प्लस, डिविडेंड को भी क्या करते हैं प्लस, टैक्स को भी क्या करते हैं प्लस। तो ये देखो, दो दो डिविडेंड है, एक है प्रपोज डिविडेंड, एक है इंटरिम डिविडेंड, दोनों को प्लस किया है और फिर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको भी प्लस किया है। यानी सर इन्होंने इन चारों चीजों को प्लस कर दिया और फाइनली कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये क्या होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अभी हम डिस्कस करेंगे, बट हम कहां पहुंच गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये जो ऊपर लिखा है फॉर्मेट में, इसको जरा लिंक कर लो। ये देखो, लिंक करो, प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला होता है, प्रीवियस ईयर वाला, और ऑपरेटिंग में क्या होता है प्लस, लिंक करना है आपको। ये देखो, प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला है, प्रीवियस ईयर वाला, और उसे क्या करना है प्लस। इंटरिम डिविडेंड कौन सा वाला होता है, करंट ईयर वाला, और उसे भी क्या करना होता है प्लस। तो ये देखो दोबारा से, इंटरिम डिविडेंड कौन सा है, करंट ईयर वाला, और उसे भी क्या करना है प्लस। तो एक फॉर्मेट भी है, लॉजिक पीछे बता रखा है, रिकॉर्डेड सेशन में भी है, इस तरह से आपको करना है। ये लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इन चारों चीजों को आपको क्या करना है प्लस। आप फाइनली कहां पहुंच जाओगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब चलते हैं आगे, फॉर्मेट पे आते हैं दोबारा से। ये आ गए हम फॉर्मेट पर। अब आपने क्या करना है, इधर देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है प्लस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है माइनस। बस अपने आप कहां पहुंच जाएंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। ये देखो, मैंने आपके सामने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक नॉन कैश एग्जाम्पल, ये सारे क्या करने हैं प्लस। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं और पेपर में सिर्फ इतना ही आएगा, इन चार एग्जाम्पल्स को याद करना है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब, और नॉन कैश एक्सपेंस जैसे डेप्रीसिएशन और एमोटाइजेशन। डेप्रीसिएशन और एमोटाइजेशन में कभी भी कैश नहीं जाता, नॉन कैश। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। अभी मैं सब समझाऊंगा धीरे धीरे, बट आपको याद रखना है कि हाँ सर, चार एग्जाम्पल हैं और आपका सीएफएस खत्म। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये क्या होती हैं, ये होंगी माइनस, इसके भी चार एग्जाम्पल हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये भी चार एग्जाम्पल है। और ऐसा करने से फाइनली आप कहां पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यही हमारा मोटिव था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये फॉर्मेट क्या कहता है, मैं आपको कौन सी एक्टिविटी सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फॉर्मेट है, आप यहां तक पहुंच गए। इसके बाद लिखा क्या है, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है किसी को, हमने पढ़ा था टर्म वन के अंदर, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मेट था। यानी यहाँ पे क्या आएंगी, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, बस खत्म। लास्ट में आएगा कैश जनरेटेड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, जो भी आपने पे करा है, और लास्ट आंसर आ गया आपके पास कैश फ्लो और यूज्ड इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अंदर वैल्यूज करके दिखाऊंगा एक एक करके कैसे करा जाता है। मुझे इतना बता दो, क्या आप बच्चों को याद है असेट्स का, असेट्स का डायमंड रूल क्या था बेटा, असेट्स का डायमंड रूल, अगर असेट डिक्रीज होती हैं तो आप क्या करते हो प्लस, और अगर असेट इंक्रीज होती हैं तो आप क्या करते हो माइनस। लायबिलिटीज का क्या रूल था,
लाइबिलिटीज अगर डायरेक्ट रिलेशन था, लाइबिलिटी कम होगी तो आप भी माइनस करोगे, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप भी क्या करोगे, प्लस करोगे। तो बस इस चीजों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बार बार मैं ये लिखवा रहा हूं, जिससे आपको एक बारी में पूरा याद हो जाएगा ये क्या करना है। दूसरी चीज, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, अब आपको यही याद रखना है, ये मैंने आपको बता भी दिया ये कैसे हमने ड्राइव करा है इस फॉर्मूले से। उल्टा चले और हम यहाँ पहुंच गए, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच गए, ये आपका डायमंड रूल है, और लास्ट में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहुंच गए। मैं पहले ये पूछना चाहता हूं आपको, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप आराम से अनम्यूट करो और आप मेरे से पूछ सकते हो। जी, अनम्यूट योरसेल्फ और आप मेरे से पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है आपको। बताइए मुझे, यस और नो इफ एनी डाउट्स। ये फॉर्मेट कैसे बना, बेटा यस और नो में मुझे बताओ एटलीस्ट कि डाउट्स हैं या नहीं। चैट बॉक्स में बताइए मुझे। आस्था बोल रही है नो डाउट, ध्रुव नो डाउट, आदित्य, अंजलि, संजना मिसिंग है, याशिका नो सर। चलिए, तो मैं फिर आपको म्यूट कर देता हूँ, अभी तक तो डाउट्स नहीं है आपको। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, ये आपको समझ आ जाएगा सर ये सारी चीजें क्या लिखी हैं। बट उससे पहले मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहता था आपसे। डिस्कशन का पार्ट ये था, वेरी गुड संजना। डिस्कशन का पार्ट ये था कि डायरेक्ट मेथड से हमें जाना है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमें जाना था इनडायरेक्ट मेथड और सब कुछ रिवर्स करना था। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, मान लेते हैं 40,000 रुपए का टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे करा, उसमें से कुछ पैसा सरकार ने हमें रिफंड कर दिया, 10,000 रुपए सरकार ने रिफंड कर दिए। तो आप बताओ मेरी पॉकेट से कितना पैसा जाएगा। आपने टैक्स पे करा था 40,000, कुछ पैसा तो सरकार ने रिफंड कर दिया, 10,000 आपको वापस कर दिया, तो फाइनली आपकी पॉकेट से कितना पैसा गया। आपकी पॉकेट से गया 30,000 का आउटफ्लो, 30,000 आपकी पॉकेट से गया। यही चीज मुझे आपको समझानी है। जहां भी टैक्स लिखा होगा, जैसे ये लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसमें से माइनस कर देना लेस। क्या माइनस कर दोगे आप, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर आपके पास कोई रिफंड है तो आप इसमें से माइनस कर दोगे। इन द सेम वे यहां भी लिखा है लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसमें से भी माइनस कर देना। क्या माइनस कर देंगे, रिफंड ऑफ टैक्स। टैक्स आपका माइनस हो गया, दोनों जगह से आपको रिफंड ऑफ टैक्स क्या करना है, माइनस करना है। दूसरी चीज, आपके स्कूल में वाइवा होगा, उसके अंदर कंफर्म क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे, ये कंफर्म है। वो आपसे पूछेंगे डेप्रीसिएशन, बताओ डेप्रीसिएशन कौन सा एक्सपेंस है। ध्यान से देखो, हमने यहाँ लिखा था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑब्लिक नॉन कैश एक्सपेंस, और पहला ही डेप्रीसिएशन एमोटाइजेशन लिखा है। डेप्रीसिएशन होता है टेंजिबल असेट्स पर, एमोटाइजेशन होता है इनटेंजिबल पर, जैसे गुडविल। अगर आपसे वाइवा में पूछेंगे डेप्रीसिएशन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये कंफर्म क्वेश्चन पूछेंगे। इट इज एन
इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद रखना ये कौन सा खर्चा है, ये होता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर सर ऑपरेटिंग है, डेप्रिसिएशन दोस्तों बिजनेस में लगता ही लगता है। अगर ये ऑपरेटिंग है तो फिर सर आपने यहाँ क्यों दिखा रखा है नॉन ऑपरेटिंग के अंदर। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन में कभी भी कैश आपका नहीं जाता। तो वाइवा का क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग, बिजनेस का खर्चा है, बट कौन सा है? नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें कैश नहीं जाता। और इसी वजह से डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन को हम इस कैटेगरी में डालते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग में नहीं डालते, डेप्रिसिएशन को कहाँ डालते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस में। ये बात याद रखना। वो आपसे पूछेंगे डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग है, फिर आप इसको नॉन ऑपरेटिंग में क्यों डाल रहे हो? तो आप बोलोगे सर नॉन ऑपरेटिंग में नहीं, डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश में डाल रहे हैं। क्या ये मेरी बात आपको समझ आई है? आपके स्कूल का वाइवा का क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, क्या आपको ये वाइवा का पॉइंट समझ आया है? डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है बट नॉन कैश। हाँ जी सर, आ गया। चलिए, ये भी बात आपको समझ आ गई। मैं अब आपको जरा कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, जिससे इसमें हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर पाए। ये देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन। मुझे बस अब आपको क्या सिखाना है, इसमें जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ बातों आप अटकोगे, और जैसे जैसे जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगी मैं आपको वो साथ साथ समझाता रहूंगा उन पॉइंट्स के ऊपर। जैसे कुछ बच्चे पूछेंगे सर मेरे से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ क्या होता है, ये आपके माइंड में डाउट आ सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो मैं अभी आपको सब बातें बताऊंगा धीरे धीरे करके। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये लो, पहला क्वेश्चन आपके साथ, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकालना है। ये रहा हमारा चार्ट, इसमें से क्या निकालना है? उन्होंने कहा ये निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये ढूंढना है आपको। इसका मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन दी होंगी आपको, बस कहाँ पे जाना है, यहां तक पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए अब देखते हैं जरा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बहुत ध्यान से पढ़ना। पहला पॉइंट क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पहले पॉइंट में नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, जल्दी से बताओ ये जो प्रॉफिट है ये सरप्लस वाला है या ये वाला है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा, कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, सरप्लस वाला या बिफोर प्रॉफिट वाला? बताइए जल्दी से, कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? जी जल्दी से बताइए। पीबीटी सर ये वाला दिया हुआ, इसका मतलब सर आपका काम और आसान हो गया, और काम आसान हो गया। आपको अब ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है 4,47,000, सीधा यहां से नीचे जाना है, यहां तक खत्म कहानी। और देखते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ढूंढो जरा। ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये रहा। कितना है? 84,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
84,000 इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। और चलते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन है 16,800, ये रही डेप्रीसिएशन 16,800। फिर कह रहे हैं गुडविल एमोटाइज, ये रहा एमोटाइजेशन, कितनी है 18,600, दो हैं 18,600। और देखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ढूंढो कहाँ है, ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना दिया है 18,000, मैंने यहां लिख दिया 18,000। ये सारे कौन से खर्चे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे क्या लिखा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब सर ये क्या नया पॉइंट आ गया, स्टार डाल देते हैं यहाँ पर, इसको अभी छोड़ते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ है 12,000 का, ये रहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कितने का प्रॉफिट है 12,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये रहा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है, कितना दिया है 27,600। लो हमने सारा का सारा क्वेश्चन कर लिया, एक पॉइंट बच गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मैंने आपको कहा था कुछ चीजें आप मेरे साथ साथ सीखेंगे, दिस इज कॉल्ड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आपको पहला मैं कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा, ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा डिवेंचर्स चैप्टर याद करो, डिवेंचर्स चैप्टर में आपको बताया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है, लॉस होता है फ्यूचर का। तो ये वही लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने का लॉस है 6,000 का। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। जरा एक बार सबका टोटल करके मुझे बताओ नेट आंसर कितना आया। आइए जरा ध्यान से बेटा, सबका टोटल करना है, इसका टोटल इन सब का टोटल करना है, और इसके अंदर इन सबको टोटल, अच्छा ये सब माइनस होंगे, ये वाली चीजें माइनस होंगी। आओ कैलकुलेटर कहाँ गया, 4,47,000, 4,47,000 प्लस 16,800 प्लस 18,600 प्लस 18,000, 84,000, 6,000, फिर माइनस माइनस 12,000, फिर माइनस 27,600। तो फाइनली आंसर आ रहा है आपके पास 5,50,800। ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास 5,50,800। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मेट में डालते रहना, फॉर्मेट याद हो जाएगा। ये देखो लास्ट में आंसर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया है 5,50,800। मुझे बताइए क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है, ये बताइए मुझे फटाफट, क्या आपको ये बात समझ आई मेरी, जल्दी से बताइए, ऐसे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ। बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बच्चे एकदम सदमे में चले गए हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ सर, हाँ सर जी, नॉन कैश एक्सपेंस। आओ जरा एक और पॉइंट आपको कराता हूं, बस अब हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। और आप सब आज वीडियो जरूर देख लेना डिविडेंड वाली। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना है आपसे और फिर हम उसी पे आएंगे। ये छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करा,
कहीं भी। क्या हम पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस। क्या हम सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस। क्या हम इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकते हैं? तो अगेन आंसर इज यस। क्या हम पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप कहीं भी पैसा निवेश करो। आजकल मैंने देखा है सब क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में भी बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हमें 12th क्लास में ये पढ़ना है इसका टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें पढ़ना है कि सर आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो कितने टाइम के लिए किया है, और उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है, 0 से लेके सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, मात्र 3 महीने, या आपकी इन्वेस्टमेंट 3 महीने से तो ज्यादा है मगर 12 महीने तक की है, 3 महीने से ज्यादा बट 12 मंथ्स, या आपकी इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा समय के लिए है, मोर देन 12 मंथ्स, तो या तो बहुत छोटी है या मिडल है या बहुत ज्यादा है, इतने समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर इन्वेस्टमेंट आपने जो इसमें पैसा लगाया है अगर उसका टाइम पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो आप उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? आप उसको दिखाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर उसका पीरियड सिर्फ 3 से 12 महीने का है तो आप उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट। और अगर और भी छोटा है, और भी छोटा है, सिर्फ 0 से 3 महीने है, तो आप उसको दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखना। अब सर दिक्कत ये है, ये तो हमें समझ आ गया सर कौन सी चीज कहाँ दिखानी है, बट जब भी हम कैश फ्लो पढ़ते हैं, कैश फ्लो में आपके सामने एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि सर कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में जाएगी। नाम से पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां भी लिखा है इन्वेस्टमेंट, यानी ये भी कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं जाएगा, किसी एक्टिविटी में नहीं जाएगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यही जाएंगे इन्वेस्टिंग के अंदर। सीबीएसई का सिलेबस, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये रही आपकी बुक। दोस्तों इसकी स्टार्टिंग में सीबीएसई ने सिलेबस दिया है जो आप बच्चे कभी पढ़ते नहीं हो, मैं आज आपको पढ़वा देता हूं। ये देखो सिलेबस, क्लास 12th का सिलेबस, और इसके अंदर अब जरा जूम करके आपको दिखाते हैं ये सीबीएसई क्या कहना चाहती है, इस बात को जरा समझेंगे बहुत ध्यान से। जरा आराम से देखते हैं सीबीएसई क्या कहना चाहती है। ये देखो यहाँ पे लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है आपके पेपर में कौन सा मेथड आएगा? इनडायरेक्ट मेथड। इसी का पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। सीबीएसई ने सिलेबस में क्या बताया है? सीबीएसई कहती है करंट इन्वेस्टमेंट को टू बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
तो सीबीएसई क्या कह रही है, करंट इन्वेस्टमेंट को आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी मानना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये क्या कहते हैं, ये सीबीएसई क्या कहना चाह रही है, आओ जरा मेरे साथ। सीबीएसई ये कह रही है कि करंट इन्वेस्टमेंट को आपने क्या मानना है, आपने मानना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर करंट इन्वेस्टमेंट को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान ले तो करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कौन सी एक्टिविटी में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहीं नहीं आता। इन द सेम वे करंट इन्वेस्टमेंट भी कहीं नहीं आएगी। बट वहां लिखा था अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कुछ नहीं लिखा तो ऐसा मानना है। इसका मतलब अगर आपको ये टाइम पीरियड ना पता हो, ये जो टाइम पीरियड था 3 से 12 महीने, अगर ये नहीं पता, इट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो करंट इन्वेस्टमेंट को क्या मानोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट क्रॉस कोई एक्टिविटी में नहीं जाएगा। बट अगर पेपर में स्पेसिफाइड है, अगर स्पेसिफाइड है 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, तो स्पेसिफाइड है। अगर स्पेसिफाइड है तो कहाँ जाएगा, तो जाएगा इन्वेस्टिंग में। बेटा सीबीएसई का चेंज आपको समझ आना चाहिए। क्या ये मेरी बात आप सब बच्चों को समझ आई है? सीबीएसई का सिलेबस क्या बोल रहा है, जल्दी से बताओ। करंट इन्वेस्टमेंट, क्या बच्चों बात समझ आई है? करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे और ये कहीं नहीं जाएगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाई कर दिया तब कहाँ जाएगा, तब जाएगा इन्वेस्टिंग में। तो ये था इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट। अभी हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ हैं। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इतना ही पढ़ाया था और आपके लिए भी इतना सारा डिस्कशन हो चुका है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मेट आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, बिकॉज जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज डालते जाना, काम खत्म। और दूसरा होमवर्क आपके लिए ये है कि आपने वो वीडियो देखनी है प्रपोज डिविडेंड की। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।